गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निश्चय आईएएस पटना में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग जो 69वीं बीपीएससी पीटी या कॉमन पीटी के लिए जो एक सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज में अगले सीरीज को लेकर आए हैं। हम लोग का यह सीरीज चल रहा है जो आपको आगामी 69वीं पीटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही मज़ेदार, रोचक और कहिए कि लाजवाब सीरीज है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट कराएगा। उसी सीरीज में आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। फुल एक्सप्लेनेशन आपके सामने मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, देखिए आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक है, सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड। फर्स्ट क्या है, रेड क्लिफ रेखा, सेकंड क्या है, इंदिरा पॉइंट, थर्ड क्या है, डुरंड रेखा, फिर देखिए रेड क्लिफ लाइन, इंदिरा पॉइंट, डुरंड लाइन, फोर्थ वन इज क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पहली बात जानना है कि भारत और चाइना ये दोनों एशिया महादेश के सबसे बड़े देश है। देखिए जनसंख्या के अनुसार वर्तमान में जाएंगे तो चाइना नंबर 1 पे और भारत नंबर 2 पे है। दोनों एशिया महादेश में स्थित है। इन दोनों के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से। और हमारे ऑप्शन में मैकमोहन रेखा नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि देखेंगे कि भारत और चाइना के बीच जो ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, अंग्रेजी शासनकाल में जाएंगे तो देखिएगा अंग्रेजी शासनकाल में एक विदेश सचिव थे जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन, वो देखेंगे उसी, और ये शिमला समझौता के सलाहकार भी थे। उन्हीं के नाम पर देखिएगा ये भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। इसी प्रकार देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, इंदिरा पॉइंट भारत में एक द्वीप समूह जिसका नाम है अंडमान निकोबार, उस निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे ग्रेट निकोबार बोलते हैं। उसी ग्रेट निकोबार पे सबसे नीचे स्थित एक पॉइंट है जिसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, उसे ही इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जबकि डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कह सकते हैं, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा है डुरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए, फॉर विच कल्टीवेशन करेबा आर फेमस। ठीक है, करेबा आर फेमस। पहला है केसर, दूसरा आम, तीसरा अंगूर, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा कोई नहीं। तो देखिए सैफरॉन, मैंगो, ग्रेप्स, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात जानना है करेबा है क्या। तो देखिए करेबा एक प्रकार की मिट्टी है जो भारत के मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, करेबा एक प्रकार की मिट्टी है जो भारत के मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। कहा जाता है इसी मिट्टी में केसर की खेती बहुत बेहतर तरीके से होती है। किसकी, केसर की खेती बहुत बेहतर तरीके से होती है। केसर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो बादाम की खेती, अखरोट की खेती, सेब की खेती, ये सब की भी खेती देखेंगे इस करेबा मिट्टी में की जाती है। मुख्य रूप से जाए तो जून जुलाई के क्षेत्र में, या जून जुलाई के मौसम में, या सितंबर अगस्त के मौसम में भी देखेंगे ये करेबा में केसर की खेती की जाती है। ठीक है, केसर की खेती की जाती है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा क्या, केसर, यानी कि सैफरॉन हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। बाकी आम अंगूर क्या है, नॉर्मल है। खासकर देखेंगे भारत में जाए तो देखिए ये सब महाराष्ट्र में आम की खेती, अंगूर की खेती देखने को मिलेगी। आम तो जनरल है, बहुत जगह देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसको जाने सबसे पहली बात कि थोरियम है क्या। तो देखिए जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, पोलोनियम है, ये बहुत सारे हमारे रेडियो एक्टिव तत्व है, क्या कहिए रेडियो एक्टिव खनिज है, परमाणु खनिज है। उसी प्रकार थोरियम भी क्या है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है या खनिज है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है।
अब ये पूछ रहा है भारत के किस राज्य में, तो देखिए ऑप्शन क्या है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो थोरियम है ना, सबसे अधिक अगर कहीं पाया जाता है तो वो केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में एक बालू है जिसका नाम है मोनाजाइट, उसी मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। ये मोनाजाइट है क्या, तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट, इसी मोनाजाइट के बालू से देखेंगे थोरियम की प्राप्ति होती है। लेकिन यह देखेंगे केरल के अलावा जाए तो तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, ओडिशा की बात करें, बंगाल की बात करें, उन सब क्षेत्रों में भी जाएंगे तो देखेंगे थोरियम का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पे, केरल में होता है। तो हमारा आंसर केरल है, ऑप्शन में कहीं नहीं है तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच शेड्यूल्ड ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट वन इज कोल, सेकंड वन इज भिलाई, व्हील, थर्ड वन इज गोंड, फोर्थ वन इज मोर देन वन ऑफ द एबव एंड फिफ्थ वन इज नन ऑफ द एबव। यानी कोल ज्यादा है, व्हील ज्यादा है, गोंड ज्यादा है, संथाल ज्यादा है, क्या ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों इसमें जाएंगे तो 2011 की सेंसस की बात अगर हम लोग करें तो सबसे अधिक संख्या किसकी है, भील जनजाति की। कहा जाता है कि कुल जनजातियों की संख्या में इसकी संख्या लगभग 35% से ज्यादा है। ठीक है, लगभग 35% से ज्यादा। सबसे बड़ी आबादी किसकी है, भील की है। लेकिन वर्तमान में कहा जाता है कि सबसे बड़ी आबादी किसकी है, गोंड की है। किसकी है, गोंड की है। देखिए भील कहाँ मिलेगा, तो देखिए राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, ये सब इलाकों में देखेंगे भील जनजाति पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में देखेंगे कोल जनजाति पाई जाती है। गोंड की भी बात करें तो इसकी संख्या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सब इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। संथाल की बात करें तो देखेंगे बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्रों में देखेंगे, मुख्य रूप से झारखंड जैसे क्षेत्रों में संथाल जनजाति की अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत यानी नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। बहुत सिंपल है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की जब ऊपरी परत जो हमारी चट्टानी संरचना है उसके नीचे जाएंगे तो 3 परत देखने को मिलेगा। पहले परत का नाम ही है शियाल। ठीक है, क्या नाम है, शियाल। दूसरे परत का नाम ही है सीमा और तीसरे परत का नाम है नीफे। क्या नाम है, नीफे। यानी ऊपरी परत शियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है, दूसरी परत सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, और आंतरिक परत जिसका नाम है नीफे निकेल और फेरम से बना है। यही पूछ रहा है कि आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। ऑप्शन क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरम, सिलिका और एल्युमिनियम। Which elements are abundant in the formation of internal layer of the earth? तो क्या बोलेंगे, सिलिका और एल्युमिनियम। सेकंड में क्या बोलेंगे हम लोग, बेसाल्ट और सिलिका। थर्ड में क्या बोला, लिकेन एंड फेरम। फोर्थ में क्या, सिलिका एंड एल्युमिनियम। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, निकेल और फेरम। क्या होगा, निकेल और फेरम। ये आंतरिक परत देखेंगे। पहली परत में ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता, दूसरे परत में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सारगेसो सागर एक हिस्सा है। देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारगेसो सागर किसका हिस्सा है। तो देखिए सारगेसो सागर का मतलब क्या, एक स्थल कह सकते हैं कि एकदम स्थिर जल का क्षेत्र है। क्या है, स्थिर जल का क्षेत्र है। ये कहां देखने को मिलेगा, तो अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखेंगे उसके मध्य में 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, और देखेंगे 35 डिग्री
देशांतर से 75 डिग्री देशांतर के मध्य, पश्चिमी देशांतर के मध्य इसका एक स्थिर जल का क्षेत्र है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस इलाके में एक सारगैसम नामक घास पाई जाती है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया सारगैसो सागर। हमारे ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक, क्या नॉर्थ अटलांटिक में ये देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस कृषि क्षेत्र जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार क्या है, एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, कहिए कि सभी प्रकार की जलवायु का एक मिश्रण है, इसलिए इसको महाद्वीपीय संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। और बिहार में अगर हम लोग जलवायु की दृष्टि से अगर क्षेत्र का विभाजन करें तो बोल सकते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो सबसे अधिक अगर जलवायु दृष्टि से बात करें तो सबसे अधिक जिले आपको देखने को मिलेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कहां पे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें आपको देखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, फिर देखेंगे शिवहर, फिर देखेंगे हमारा वहां पे बेगूसराय, ये सब जिले आपको देखने को मिलेंगे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। यानी सर्वाधिक जिले लगभग 13 जिले आपको देखने को मिलेंगे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। इसलिए हमारा आंसर भी कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है बिहार में जलवायु दृष्टि से। क्वेश्चन आता है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखना है कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु, कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु बिहार में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम। पहला अगुलहास की धारा, बेंगवाला की धारा, हम्बोल्ट की धारा, कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए दोस्तों, नामीबिया तट कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट पे एक देश है जिसका नाम है नामीबिया, और उस तट पे बहने वाली जलधारा का नाम है बेंगुएला। क्या नाम है, बेंगुएला। बेंगुएला एक प्रकार की ठंडी जलधारा है जो नामीबिया तट के सहारे बहते हुए ऊपर में जाकर विषुवतीय अटलांटिक जलधारा से मिल जाती है, विषुवतीय अटलांटिक जलधारा से मिल जाती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंगुएला धारा। अगुलहास की धारा की अगर हम लोग बात करें, अगुलहास की धारा अफ्रीका महाद्वीप के ही दक्षिण पूर्वी तट पर देखने को मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर देखेंगे एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर के देखेंगे पश्चिम से एक जलधारा आती है और मेडागास्कर के पूरब से एक जलधारा आती है। पश्चिम वाले जलधारा को मोजाम्बिक जलधारा और पूरब वाले जलधारा को मेडागास्कर जलधारा, ये दोनों जलधारा 30 डिग्री अक्षांश के पास मिल जाती है और इसी का नाम हो जाता है अगुलहास जलधारा। और ये मिलने के बाद फिर देखेंगे पूरब की ओर बहते हुए जाकर ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराती है। ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है। ठीक है, हम्बोल्ट की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहने वाली जलधारा का नाम क्या है, हम्बोल्ट जलधारा। और ये हम्बोल्ट जलधारा देखेंगे चिली पेरू के तट से बहते हुए जाकर प्रशांत विषुवतीय धारा में मिल जाती है। क्योंकि ये प्रशांत महासागर की जलधारा है तो प्रशांत विषुवतीय धारा में मिल जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं पेरू की जलधारा के नाम से और हम्बोल्ट की जलधारा। क्योंकि ये पेरू तट से गुजरती है ना, इसलिए इसका नाम पेरू की जलधारा और हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में तो बहुत सारी पहाड़ियां पाई जाती है, लेकिन पूछा रहा है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है। तो हम लोग जानते हैं कि सासाराम कैमूर के क्षेत्रों में या रोहतास कैमूर के क्षेत्रों में जो पहाड़ी पाई जाती है उसको कैमूर की पहाड़ी बोलते हैं। ये जो ब्रह्मयोनी की पहाड़ी है ये देखेंगे बिहार के गया जिले में। कहाँ? बिहार के गया जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है, किस जिले में? गया जिले में। तो ब्रह्मयोनी की पहाड़ी मुख्य रूप से बिहार के गया जिले में देखने को मिलती है। रोहतास में देखेंगे कैमूर की पहाड़ी देखने को मिलती है। नालंदा में जाएंगे तो राजगीर की पहाड़ी देखने को मिलती है और एक पर्यटन स्थल भी
है जहां लोग घूमने जाते हैं। नवादा की बात करें तो नवादा पहाड़ी नहीं, ककोलत जलप्रपात के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक ठंडा जल यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सबसे फेमस जलप्रपात बिहार का ककोलत जलप्रपात है, जो आपको बिहार के नवादा जिले में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा सिंपल प्रश्न। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है बीपीएससी ने, तो याद रखना है कहाँ है, गया में है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? ठीक है, रामसर स्थल। देखिए एक टर्म आया रामसर स्थल, तो याद रखना है 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पे मरुस्थलीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए या आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसी सम्मेलन का काम है मरुस्थलीकरण को रोकना और आर्द्र भूमि, नमी वाले भूमि की संरक्षण करना। तब से इन्होंने अभी तक कई देशों में रामसर साइट घोषित की है उसके संरक्षण के लिए। बिहार भी देखेंगे, बिहार में भी एक रामसर साइट घोषित किया गया। पहला पूछ रहा है कौन? ठीक है, तो देखिए विश्व में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया था, और भारत में भी जाएंगे तो बहुत सारे क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया है, लेकिन ये बिहार पूछ रहा है। तो बिहार में कौन होगा? ऑप्शन है कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवर झील या राजगीर हिल। तो देखिए बिहार में एकमात्र है, पहला नहीं, एकमात्र रामसर साइट जिसका नाम है बेगूसराय का कंवर झील। ठीक है, बेगूसराय का कंवर झील क्या है? ये एकमात्र रामसर साइट है बिहार में। और भारत की बात करेंगे देश की, तो यह देश का 39वां रामसर साइट है। कितना? देश का 39वां रामसर साइट है और बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। वर्तमान में जाएंगे इस डेटा 2022 के अंत तक, तो बिहार या नहीं, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 75 हो गई है। कितनी? 75 हो गई है, जिनमें से 2022 में 19 रामसर साइट घोषित किए गए भारत में। ठीक है, 19 रामसर साइट। कैमूर रेंज जानते हैं कि बिहार में रोहतास और कैमूर के क्षेत्रों में है। खड़गपुर झील छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए राजगीर हिल हम लोग जानते हैं कहाँ पे? नालंदा क्षेत्र में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? किस जिले में अभ्रक का भंडार है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका डिपोजिट? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में अभ्रक का भंडार कहाँ? हम लोग जानते हैं कि भारत क्या है, पूरे विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। और सबसे बड़ा भंडार अगर भारतीय राज्यों में बात करें तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में अभ्रक का भंडार देखने को मिलता है। लेकिन बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो बिहार में सबसे अधिक भंडार कहां मिलेगा? पटना, सारण, रोहतास, गया। कहां? आंसर हमारा होगा गया के क्षेत्रों में। कहां पे? गया के क्षेत्रों में। बिहार में सबसे अधिक अभ्रक गया और मुंगेर जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, गया और मुंगेर जिले में पाई जाती है। रोहतास में जाएंगे तो सबसे अधिक क्या मिलेगा? पाइराइट। और पाइराइट के बारे में क्या बोलते हैं? ये पूरे भारत का सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन कौन करता है? रोहतास करता है। ठीक है, बिहार करता है। और बिहार में कौन? रोहतास करता है। पटना जिले में तो बहुत सारे उद्योग है, सारण में भी देखेंगे बहुत सारे इंडस्ट्री लगाया गया है। बहुत ज्यादा ये सब फेमस किसी खनिज के लिए नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से खनिज बिहार के दक्षिणी जिलों में पाए जाते हैं, दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसकी सीमा मुख्यतः झारखंड से लगती है। क्योंकि सारे खनिज वाले संसाधन वाले जिले झारखंड में थे, इसलिए ज्यादा जिला हमारा कहां मिलेगा? दक्षिणी जिलों में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये रहा आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसी तरह हमारा ये सीरीज चलता रहेगा। फिर हम लोग अगले सीरीज में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आएंगे। ये सीरीज हर सब्जेक्ट का होगा, कुछ अलग सब्जेक्ट के साथ हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं। ये सारे एग्जाम, सारे क्वेश्चन जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ आएंगे, जो आगामी बीपीएससी के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सीरीज में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।